नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स जो हमें यहाँ पे देखनी है। सो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स कैसे आप फाइंड करते हो, तो जितने आपके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर कैसे काउंट करोगे, तो दीज आर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और एक पॉइंट और है यहाँ पे नोट पॉइंट है कि स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम जो होती है ना, किसी भी सिस्टम की अगर हम बात करें जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन पर डिपेंड करती है कि जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा सिस्टम में, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी। ठीक है, सो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम मतलब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। सर वो आपने स्टार्टिंग हाइपर में ऊपर क्या लिखा है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, दीज आर अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर आपसे किसी मॉलिक्यूल की या सिस्टम की स्टेबिलिटी कंपेयर कराए, जो कि हम अभी लास्ट में देखेंगे, तो जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसमें होंगे, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अदर पार्ट अगर सेम है तब। और एक पॉइंट जो हमने आपको पहले ही बताया है कि आपका हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ नहीं होगा, तो एनाइन जो होते हैं उसमें नहीं होगा, और ब्रिज हेड कार्बन भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन और साथ में आपका एनाइन वाला कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो सर एक डाउट था देखिए, सर, वो जो हाँ, हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं, मतलब जो ये नंबर जो ऑफ। आपको ये जो बनाई गई थी दी अच्छा जा, सर यही, हाँ ठीक है। हाँ, हाँ ये ठीक है। आपकी हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स हैं, ये उसका हाइब्रिड है। ये जो आपकी हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स थी। ठीक है सर, ठीक ठीक है, है सर। ओके, चलिए बताइए इसमें आपके कितने हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स आएंगी, तो कैसे बताओगे कितनी हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर होंगी, कि कितने अल्फा हाइड्रोजन, उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि कितनी हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स होंगी। ठीक है, तो बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, बोलो यार। 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। देखो ये अल्फा कार्बन है, एक ये अल्फा कार्बन है, तो इस पे 3 हाइड्रोजन होंगे, इस पे भी 3 हाइड्रोजन होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6, तो स्ट्रक्चर भी कितनी हो जाएंगी, 6। सेकंड में बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, सबको समझ में आ रहा ना अल्फा हाइड्रोजन कैसे हम पता कर रहे हैं। यस सर, ठीक सेकंड है, का 12। 12 हो हाँ गया। एग्जैक्टली 12, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा अल्फा, हर एक पे 3 है, यानी 12 हो जाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स जो होंगी वो भी कितनी हो जाएंगी आपकी, 12 हो जाएंगी। नेक्स्ट में बताइए थर्ड एग्जाम्पल, 5 कितना बच्चा, sir is a 7 देखो अल्फा अल्फा, और इसके लिए ये भी अल्फा होगा, इसके लिए भी यही अल्फा होगा। यस, तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा और 3 यहाँ 3 यहाँ, 7 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यस, तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स भी कितनी हो जाएंगी आपकी, 7 हो जाएंगी। सर ये 7 ठीक है, वाला बता दीजिए एक बार और। एक मिनट, ठीक है, कौन सा बेटा, 7 वाला। देखो यस। आप स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, ये अल्फा 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 पोजीशन को पहले तो मार्क करो। देखो यहाँ ये प्लस चार्ज है, इसके बगल वाला ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला ये भी अल्फा, तो ये तो सेम ही अल्फा, मतलब अल्फा पोजीशन ये है, एक ये है, सॉरी, अल्फा पोजीशन की बात करो तो एक ये अल्फा पोजीशन, एक ए अल्फा पोजीशन और एक ये, 3 अल्फा पोजीशन है, बोलो। यस सर। तो इन पे हाइड्रोजन भी काउंट कर लो। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन से बॉन्ड बने, तो डेफिनेटली एक ही हाइड्रोजन होगा 4 वैलेंसी के लिए। यस सर। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, इस पे भी 3 हाइड्रोजन होंगे, तो 3 and 3 6 और एक क्या हो जाएगा 7, टोटल आपको कितने हो जाएंगे 7, बोलो यार। ठीक है सर। ठीक है, अगला बताओ, so 4 4 और अगले में 4 आ जाएंगे।
अल्फा और अल्फा, दो ही अल्फा पोजीशन है, दिस वन एंड दिस वन, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट बताओ। तो 4 इसमें भी 4 आएगा, अल्फा और अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, ठीक है, तो इसके लिए भी 4 आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ 6 नंबर। 0 Yes, जीरो sir, नहीं 0. लिखेंगे, हम लिखेंगे नो हाइपर कॉन्जुगेशन। भाई जीरो का मतलब हुआ कि हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो रहा है, हाइड्रोजन नहीं, इस वजह से नहीं हो रहा है। जीरो का मतलब तो यही होगा ना, बोलो यार। सो फोर्थ वाला एक और बार बताइए एग्जांपल दो। क्या चीज? जो फोर्थ वाला आपने बताया है एग्जांपल, यहाँ पे देख कितने हाइड्रोजन होंगे, दो दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नंबर काउंट करने में दिक्कत हो रही वो है क्या? नहीं सर, अल्फा वाला हाँ। जो। हाँ तो भाई कैटाइन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यही तो अपन ने किया था, यस अल्फा को सर, डिफाइन ठीक किया है। था, ठीक है। अगला देखो, ऐसे ही डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाला अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, चाहे इससे काउंट कर लो चाहे इससे काउंट कर लो, एक ही बात है। तो इस पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इस पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, चलो जाए। एनाइन में तो पॉसिबल ही होता ही नहीं है, तो हम नो हाइपर कॉन्जुगेशन लिखेंगे। देखो जीरो का मतलब हो गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल तो है, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन ना होने की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है ना नो हाइपर कॉन्जुगेशन, समझ रहे हैं? समझ गया। ठीक है, जैसे देखो अगला इधर एग्जाम्पल हमने लिखा है, यहाँ पे बताओ, ये ब्रिज हेड है, अल्फा और अल्फा, तो ब्रिज हेड पे भी नहीं होता है, ये भी अल्फा ये यस भी सर। अल्फा, दोनों ब्रिज हेड हैं, इसमें भी आप लिखोगे नो हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगला बताओ जरा, देखो बच्चा यहाँ पे अल्फा कौन सा है, ये वाला कार्बन अल्फा होगा, Yes, sir. यहाँ प्लस है तो यहाँ पे ये अल्फा होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन सर कितने एक हैं, मिनट ऊपर। यहाँ पे हाइड्रोजन बताओ कितने हैं? So 3. क्या बेटा, ये कार्बन है, CH3 है, 0 है, sir. 0 जीरो है, आएगा ना, 0। ये इस Zero. पे CH3 ये 0 CH3 है, ये उस CH3, पे सेकंड वाले पे। हाँ हाँ 0 0 यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। यहाँ हम 0 लिखेंगे, क्यों? कैटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे वो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, इस वजह से वो 0 हो गया। 0 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 0, ठीक है। बताओ नेक्स्ट बताओ। 4, sir. 9 में देखो, इसके अकॉर्डिंग अब अल्फा देखो कौन आएगा, इसके अकॉर्डिंग अल्फा ये आएगा और ये आएगा, इस डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग अल्फा ये आएगा और ये वाला आएगा। कितने हो 7 जाएंगे बताओ? 7. 7 हो जाएगा, 7. यस सर 7। ठीक है। सभी को क्लियर है बच्चा? एनीवन अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले। क्लियर हो गया। ओके चलो अगला बताओ, 10 नंबर बताओ, 10 नंबर बताओ कितना आएगा? Sir, 10. 10 आएंगे? Yes, sir. देखो 10 होगा। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इसके लिए ये भी अल्फा और इसके लिए ये भी अल्फा, तो कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ पे होंगे, ठीक है, 2 यहाँ पे होंगे और यहाँ 3 3 हो जाएंगे, 3 3 6 और 4 10, ठीक है, टोटल आपके हो जाएंगे 10। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं समझ में आया, वो वहाँ क्यों है सर? कहाँ पे बेटा, कौन सा वाला नहीं है समझ बताओ? सो वही ये 10th वाला, वाला जो था। ये हाँ वाले? सर, यस सर। अरे भाई ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा अच्छा हाँ कार्बन तो हाँ, होगा। बगल वाला, ठीक है। एग्जैक्टली, ये भी बगल में है, देखो ये भी बगल में है, और इस डबल बॉन्ड के बगल में ये है, यस सर, ठीक है। ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, आपके पास है टोलुइन मॉलिक्यूल। सो टोलुइन मॉलिक्यूल में क्या आएगा बताओ? Sir, 3. टोलुइन मॉलिक्यूल जो होता है ना, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से आता है। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी आ रही थी किसमें, जो जब आपने टोलुइन का या फिनॉल का रेजोनेंस किया था, तो देखो क्या होता क्या है। सबसे पहले
इसको जरा ध्यान से देख लेना बच्चा। सबसे पहले यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या होगा, ब्रेक होगा। तो क्या बनेगा बताओ, ये कार्बन था, यहाँ H और H आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से इसको बना दो। अगर हम इसको C H H और H की बात करें, 1 2 3 अगर है मान लो, ठीक है। पहला एक बॉन्ड टूट रहा है, जैसे ही एक बॉन्ड टूटेगा तो किस तरह से टूटेगा, देखो ये डबल बॉन्ड आपका मतलब सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएगा। जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो ये डबल बॉन्ड आपका क्या करेगा, एनायन बनाएगा, ठीक है। यस तो आएगा हाँ CH, बेंजीन पे यहाँ आ जाएगा नेगेटिव डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन रहेगा साथ में जो H प्लस के फॉर्म में रहेगा, ठीक। अब देखो ये एनाइन आपका, ये एनाइन डबल बॉन्ड बनाएगा, और जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन पे जाके एनाइन बनाएगा। क्या आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, CH H H प्लस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा बताओ, आपका एनाइन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, जो डबल बॉन्ड है वो एनाइन बनाएगा। क्या आएगी स्ट्रक्चर, CH2, एक H प्लस साथ में है, यहाँ डबल बॉन्ड और दिस इज माइनस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा बच्चे बताओ, एनाइन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। Yes, sir. यहाँ जब डबल बॉन्ड आ जाएगा इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, तो ये देखो 5 बॉन्ड बनने की वजह से वो है, इस वजह से वापस बॉन्ड डबल बॉन्ड वापस चला जाएगा, जाएगा। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, लाइक दिस। तो बनेगा डबल बॉन्ड एंड CH3, ठीक है। अब जरा देखो इसमें, इसको थोड़ा लंबा बना दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं, कौन सी वाली, इन तीनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर हैं, है कि नहीं, बोलो यार। यस यस क्योंकि इसमें हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में है। और अगर आप ध्यान से देखें बच्चा, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन ये H1 वाला निकला है, 2 और 3 वाला अभी मॉलिक्यूल में है, 2 3 1 वाला निकला है, 2 3 1 वाला निकला है, ये 1 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे H H और H, तो अगर 1 2 3, तो अभी एक हाइड्रोजन निकलने से 3 आपकी हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर बन रही हैं। तो बताओ 3 निकलने से कितनी बनेंगी, Sir, no. The 9. 9 बन जाएंगी, ठीक है। नो हाँ, तो टोटल जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं वो आपकी 9 स्ट्रक्चर होती हैं। ये क्यों हो रही है, क्योंकि आपके पास जब एक H निकला, ध्यान देना बच्चा, एक H जब निकलता है तो वैसे तो एक ही हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन जो एनाइन बन रहा है वो रेजोनेंस की वजह से अदर स्ट्रक्चर्स को भी फॉर्म कर रहा है, इस वजह से आपकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन निकलने से 3 हुई, तो 3 हाइड्रोजन निकलने से कितनी हो जाएंगी आपकी टोटल हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर हो जाएंगी कितनी, 9, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स कितनी आएंगी बताओ, 3 × 3 = 9। एक के टूटने से 3 बनी, तो 3 हाइड्रोजन टूटने से कितनी बनेंगी, 9 स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। क्लियर, Yes, sir. ओके। सो तो एक टाइम दे नोट दीजिए लिख सर ली, थोड़ा नोट करने के लिए। हाँ हाँ कर लीजिए अच्छा, बिल्कुल करो। इसके बाद एक नोट भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि जो आपका एनाइन होता है
और ब्रिज हेड कार्बन होता है, एनाइन एंड ब्रिज हेड कार्बन दोनों जी में सर, ही कॉपी आपका कर लिया। क्या नहीं होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है, लिखिए, नोट लिखिए बच्चा। एनाइन एंड हाइड्रोजन ऑन ब्रिज हेड कार्बन, जिसको हम लोग नॉन प्लेनार की कैटेगरी में रख रहे थे। ठीक है, सो दिस इज एनाइन एंड हाइड्रोजन एट ब्रिज हेड कार्बन क्या नहीं करेगा, नेबर और विल नेवर पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, कार्बन विल नेवर पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, तो जब भी हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है ना आपको, तो ये दो चीजें जरूर चेक कर लेना, कि क्या एनाइन तो नहीं है, एनाइन का जो अल्फा कार्बन होगा वो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में, सॉरी मतलब एनाइन जो है हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। एनाइन के साथ अगर कैटाइन भी है मॉलिक्यूल में, तो कैटाइन का अल्फा शो करेगा, बट एनाइन के साथ अल्फा का भी शो नहीं करेगा। ठीक है, सो एनाइन एंड हाइड्रोजन और जो ब्रिज हेड पे होगा वो भी कभी भी क्या नहीं करेगा, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। ठीक, चलिए सर एक एक क्वेश्चन बार लिखिए। अनायन का रीजन वापस से बता देंगे? रीजन जो बता है दो। वहां, भाई रीजन तो सिंपल सा ये है ना कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों रहा था, आप तो ये बताओ क्यों पॉसिबल था कि बगल में आपका एक कैटाइन मतलब एक ऑर्बिटल फ्री होना चाहिए। हर एक में देखो, आपने जितने भी टाइप देखे हैं ना, उन सब में यही देखा है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अगर मूव करना है तो बगल में क्या होना चाहिए, एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। यस देखो सर, ये वैकेंट यस सर, ऑर्बिटल, यही जब कॉन्सेप्ट था। वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो आपका क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, चाहे यस वो सर। आपका मल्टीपल बॉन्ड में हो। तो यहाँ पे आप अगर चेक करो तो यहाँ पे क्या है, इस केस में आप देखो यहाँ पे आपका एनाइन जब बनेगा तो कार्बन पे एनाइन होने का मतलब है, एग्जाम्पल लाइक CH3 और CH2 माइनस, तो बच्चे इसका हाइब्रिडेशन तो sp3 है ना, इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। यस सर, जब इस पे है ही वैकेंट नहीं। ऑर्बिटल ही नहीं है तो फिर कैसे ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, दैट्स वाई कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। वेकेंट नोट कर ऑर्बिटल लीजिए। के ना होने से। हाँ एग्जैक्टली, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बस इसी वजह से ये क्या नहीं कर पा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। ओके, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन है जो बात करें जिसकी, राइट द ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ होगा, ठीक है, राइट द ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे आपके पास एग्जाम्पल में है, एक बार हमने ड्यूटेरियम लगा दिए CH2+ के साथ, और एक बार हमने क्या किए, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब भाई देखो सब कुछ सेम है, ठीक है ना, डिफरेंस केवल किस चीज का है कि जो अल्फा हाइड्रोजन की जगह एक जगह अल्फा ड्यूटेरियम आ गया, एक जगह अल्फा हाइड्रोजन आ गए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, जैसा हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन शो करता है वही आपके उसके आइसोटोप भी करते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम हो चाहे ट्राइटियम हो। लेकिन जो स्ट्रेंथ है, या आप कह सकते हैं हाइड्रोजन के रिप्लेस होने से जो ड्यूटेरियम आया है उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ रेट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा इन दोनों मॉलिक्यूल में, तो लिसन, कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है, और कार्बन और ड्यूटेरियम की जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग होती है। कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड जो होता है 7 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, किससे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्या बोला मैंने, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है जो 7 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, ग्रेटर है, ज्यादा है, किससे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, अब आपके पास हिंट भी है, इसके बेसिस पे आप इसका आंसर बताइए। सर पहला कार्बन बी। ड्यूटेरियम बॉन्ड
स्ट्रेंथ जो है इज 7 टाइम ग्रेटर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बताओ आंसर क्या आएगा? सर सेकंड और फिर फर्स्ट। सेकंड और फिर फर्स्ट। अच्छा, मतलब ज्यादा स्ट्रोंगर कौन होगा? कार्बन हाइड्रोजन वाला। ओ सॉरी, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा किसमें होगा? कार्बन हाइड्रोजन वाले में। ऑब्वियसली देखो बेटा, जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उस हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है, ड्यूटेरियम बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। यस यस सर। यस सर। जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो जल्दी आपका क्या करेगा? जल्दी हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन शो कॉन्जुगेशन करेगा। बिल्कुल, जो जल्दी टूटेगा वो जल्दी हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएगा, जो देर में टूटेगा मतलब जो टूटने में जिसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी वो लेट से जाएगा। तो बस यही है इसमें। तो आप देख लो कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है आप कह सकते हो किस में ज्यादा होगा, बताओ? सेकंड में हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। बोलो यार, ठीक है? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट है इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या इफेक्ट आते हैं, ये हम बात कर लेते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो अफेक्ट होती हैं ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है या इफेक्ट का आप कह सकते हैं इफेक्टिवनेस से ही है कि हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन जनरली जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फिनोमेना होती है। मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिलीज करता है। हर जगह देखो सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकल जा रहा है, यही हो रहा है। बोलो यार, बहुत रेयरली आपको मिलेगा कि कोई ऐसा है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, नेगेटिव स्पीशीज बनाए। बहुत रेयर होता है। वैसे तो हमारे सिलेबस में वो है भी नहीं, बट हम आपको एक एग्जांपल उसका भी दे ही देंगे, ठीक है फिलहाल। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन टर्म जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, तो आप इसको लिख लीजिए, साथ में नोट कर लीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फिनोमेना है, ठीक है, इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फिनोमेना। इसका अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की बात हो रही है तो देखो प्लस एम क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सॉरी विड्रॉ करता है? रिलीज कर। प्लस एम का क्या मतलब होता है? रिलीज। रिलीज करेगा। प्लस आई का भी मतलब क्या होता है? सर, इलेक्ट्रॉन रिलीज। रिलीज करना। तो दान। अब हमारे पास तीन इफेक्ट हो गए, जिसमें हमने प्लस एम की बात की, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात की और प्लस आई की बात की। ये तीनों फिनोमेना आपकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाली हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? वो कहता है कि बताओ कौन स्ट्रोंगर होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, या प्लस एम ज्यादा स्ट्रांगली रिलीज करता है, या आपका प्लस आई ज्यादा स्ट्रांगली रिलीज करता है? तो देखो प्लस आई तो है घटिया, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन देता नहीं है एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में। ऐसा नहीं कि हाइपर कॉन्जुगेशन की तरह उसने इलेक्ट्रॉन देके भाग गया, तो वो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए ना। प्लस एम में भी इलेक्ट्रॉन देता है, एक तरह से दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। लेकिन प्लस आई में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जस्ट शिफ्ट होते हैं, थोड़ी सी शिफ्टिंग हुई, इलेक्ट्रॉन वो देके नहीं जाता है, ठीक है। ऐसा पार्शियल होता है। पार्शियल हाँ होता है। एग्जैक्टली, वो पार्शियल होता है। तो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ में आपका जो हाइपर कंजुगेशन है इज हायर देन, और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रेंथ लिख लो, इज हायर देन, जो स्ट्रेंथ होती है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रेंथ इज हायर, किससे ज्यादा होगी बताओ? प्लस आई। लेकिन ये कम होती है किससे? प्लस एम से, बट लेस देन प्लस एम से कम होती है। मतलब अगर ऑर्डर लिखें आप स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ ऑर्डर ध्यान रखना, प्लस एम बहुत ज्यादा होता है, तो प्लस एम सबसे ज्यादा, फिर हाइपर कंजुगेशन, और सबसे घटिया में कौन आएगा बताओ? प्लस आई। सर प्लस एम से कम की होती है? प्लस एम से कम इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे ये फिनोमेना जो है वो आपकी क्या बोलते हैं,
स्पॉन्टेनियस फिनोमेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें बॉन्ड टूट रहे हैं, प्लस चार्ज बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड जल्दी आसानी से टूटता नहीं है, जितने जल्दी पाई बॉन्ड एक तरह से दूसरी जगह मूव कर सकता है उतने आपने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी एंड सिग्मा एंड पाई में रिलेशन पढ़ा होगा, या सॉरी उनके बारे में डिफरेंस पढ़ रहे थे, तो वहां पे ये बताया जाता है कि सिग्मा बॉन्ड हो एक अकेला और एक अकेला पाई बॉन्ड हो, इसमें ज्यादा स्ट्रोंगर कौन होता है बताओ, सिग्मा और पाई? पाई। पाई। अकेला सिग्मा अकेला पाई? सिग्मा होता है। सिग्मा सिग्मा, होगा। एग्जैक्टली, सिग्मा अगर इज अकेला होगा स्ट्रोंगर तो। देन पाई। हाँ, अकेले की बात हो रही है, क्योंकि सिग्मा में ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, और जबकि पाई ऑर्बिटल में पार्ट ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती जितनी सिग्मा में होती है। दैट्स व्हाई सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रोंगर होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे डोनेट कर रहा है तोड़ के, वहां पे आप पाई बॉन्ड को तोड़ के डोनेट कर रहे हो, तो जल्दी कौन टूट के डोनेट करेगा? पाई वाला इजिली टूट के आपका इलेक्ट्रॉन दे देगा। सो दैट्स वाई कि आपका प्लस एम का इफेक्ट ज्यादा होता है, या इफेक्ट या स्ट्रेंथ की अगर बात करें ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, नोट यस कर लीजिए, कर लिया सर। हो गया। नाउ सेकंड जो आपका इफेक्ट है वही होता है, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन हो चाहे रेजोनेंस हो, दोनों में ही ये इफेक्ट होता है कि जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर आने लगता है, और जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे क्या होने लगता है, डबल बॉन्ड करेक्टर आने लगता है। जैसे देखो आपके पास एग्जाम्पल में हमने जो इससे पहले स्ट्रक्चर्स बना के जो बताए हैं उसमें देखो, ये जो हाइपर कॉन्जुगेबल, ये रेजोनेंस हाइब्रिड की जो बात, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको देखें तो बच्चा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर में क्या है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक, यही है। हाइब्रिड में क्या हुआ है, देखो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आने लगा, लिखा हुआ डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डबल बॉन्ड आया है, बोलो यार। यस सर। यस सर। और यहाँ पे पहले पूरा डबल बॉन्ड था, उसमें से कुछ डबल बॉन्ड क्या हो गया, कम हो गया, यही तो कहोगे, Yes, sir. कुछ डबल बॉन्ड करेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था पहले, तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, और जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे थोड़ा सा डबल बॉन्ड कम हुआ, मतलब हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड का करेक्टर वहां पे आने की कोशिश हो रही है। तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आने लगता है, डबल बॉन्ड में क्या होने लगता है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर आने लगता है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तो रेजोनेंस में भी होता है, दोनों में एक ही बात है, ठीक है, बोलो यार, हाँ ना तो बोलो, यस सर। Yes, sir. समझ आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए इसी को सेकंड पॉइंट आपका यही हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू SC, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गेट सिंगल बॉन्ड करेक्टर, ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है आपका बॉन्ड गेट सिंगल बॉन्ड करेक्टर और बिहेवियर सिंगल बॉन्ड करेक्टर। और जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन, वाइल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या करेगा बताओ, कौन सा करेक्टर गेन करेगा, डबल बॉन्ड करता है। एग्जैक्टली, गेट्स सम डबल बॉन्ड करेक्टर। नोट कर लीजिए, Yes, sir. हो गया. हो गया। Yes. देखो Yes, sir. तो हाँ, दिस इज ऑल अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन या मान लो उल्टा जो होता है वो तो हमारे सिलेबस में है नहीं, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, आपने सुना है कभी या आपने सीट में पढ़ा होगा तो भी आपको मिला होगा कहीं पे। इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन को, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं
क्योंकि देखो बिना पाई बॉन्ड के यहाँ पे Yes, पाई sir. बॉन्ड So जनरेट single होता है। sigma bonds. Yes. एग्जैक्टली हाँ, सो दैट्स वाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। और यस सर। दूसरा इसका जो नाम है, ये उनके उनके जिन्होंने इसको दिया था उनके बेसिस पे है, बेकर नेथन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों नाम से पूछा जाता है इसके क्वेश्चन? नहीं पूछा तो नहीं जाता है, आपको बुक्स वुक्स में कहीं लिखा मिल जाएगा तो ऐसा हो सकता है। हाँ, ये ऑप्शन में बना के हम पूछ सकते हैं कि अदर नेम्स में क्या होंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर नेथन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट्स इस तरह से डिस्कस करते हैं। ठीक है, सर ऐसा तो नहीं माता। नहीं ऐसा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर नाम से नहीं पूछा जाता है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन के टर्म में ही रहता है। सर नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, एक और बार बता दीजिए। क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड जो है वो पूरी तरह से पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या जब सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब पाई बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो जो हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर है उसमें आपका हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर में जो एटम रिलीज होता है, जनरली हाइड्रोजन जो रिलीज हो रहे हैं, उसमें अगर आप देखें तो वहां पे कोई बॉन्ड नहीं होता है। देखो यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे भी बॉन्ड नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस जैसा तो हो रहा है कुछ, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे थे, यहाँ पे सिग्मा भी कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बट इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी स्केलेटन जो है वो ब्रेक हो रहा है, आप कह सकते हैं बॉन्ड नहीं है बिटवीन जहां से सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी बात हो रही है। जनरली रेजोनेंस में क्या होता था, सिग्मा बॉन्ड तो वहां पे स्टेबल रहता ही रहता था, केवल पाई इलेक्ट्रॉन ही मूव करते थे। बोलो यार, लेकिन Yes, यहाँ पे sir. क्या हुआ, का पूरा सिग्मा ही चला गया, तो आपकी जो स्पीसीज जहां से सिग्मा गया उसके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बचा। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, वेकर नेथन इफेक्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था उनके नाम पे है, जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे हमने उनके बारे में पढ़ लिया है। आपने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था हाइपर कौन सा था, इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन, हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दूसरा सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या पाई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में आपने इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन को कैटेगराइज किया था, और पाई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में आपने रेजोनेंस को कैटेगराइज किया था। सो दीज आर द इफेक्ट्स जिनके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है आपका जो इफेक्ट्स हैं, जितने भी हमने तीनों इफेक्ट्स पढ़े, इन इफेक्ट्स का एप्लीकेशन, कि इनका आखिर क्या एप्लीकेशन होगा, ये कहाँ पे अप्लाई होंगे, किस तरह से अप्लाई होंगे। इफेक्ट्स तो आपने पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन इनका एप्लीकेशन क्या होगा, आप कैसे अप्लाई करोगे, कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे किस तरह से आप अप्लाई करोगे, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन ऑफ। देखो आपका एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़े उसमें सीधे सीधे जो हमने बीच बीच में आपको क्वेश्चंस कराए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए हैं साथ में। दूसरा आपका एप्लीकेशन के टर्म में पूछता है। ठीक है, और एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। एक रिएक्शन है जो आप 12th में पढ़ोगे डिटेल में, उसकी मैकेनिज्म के साथ आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट उसके रेट को कैसे, मान लो आपको 2 या 3 मॉलिक्यूल दे दिए, ठीक है, और 2-3 मॉलिक्यूल देके आपसे पूछेगा कि बताओ ये वाली रिएक्शन किस में ज्यादा होगी। तो हमें ये अगर इफेक्ट्स पता है तो इन इफेक्ट के बेसिस पे हम वो एप्लीकेशन फाइंड कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि रेट का ऑर्डर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे नंबर 1 एप्लीकेशन ए है आपके पास,
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन, इन शॉर्ट इन्हें हम ESR बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन होती क्या है, अगर हम रिएक्शन जनरल रिएक्शन की बात करें, सो जनरल रिएक्शन में आपका बेंजीन होगा या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव होगा, ठीक है, या तो बेंजीन होगा या बेंजीन का डेरिवेटिव होगा। इस पर कोई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और यहां से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा E। तो ये तो है जनरल रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने H+ को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो देखो ये रिएक्शन का जो नाम है वो इस जनरल रिएक्शन से आप पता करो, क्या नाम लिखा है, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है ना E+, वो H+ को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। बोलो यार। यस सर। यस सर। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोला, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव स्पीसीज, हमने आपको कैटाइन एनाइन के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोफाइल किन्हें कहते हैं, टैन को कहते हैं। कैटाइन्स आर इलेक्ट्रोफाइल जनरली, मतलब वो स्पीसीज जो यस आपकी, सर। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की खुद के पास कमी होती है, तो कैटाइन। तो एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल रिलीज हो रहा है, सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक ने दूसरे को रिप्लेस किया, इलेक्ट्रोफिलिक क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया, सो दैट्स व्हाई दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बीच में हमने एरोमेटिक भी जोड़ा है, एरोमेटिक जोड़ने का पर्पज इस बेंजीन रिंग से है, बेंजीन रिंग और बेंजीन के डेरिवेटिव ही ये रिएक्शन जनरली देते हैं, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स ही ये रिएक्शन देते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम बोला। ठीक है क्या, यस सर। रिएक्शन समझ में आ गई सबको, रिएक्शन का नाम क्यों है ऐसा, वो समझ में आ गया। यस सर। यस सर, आ ठीक गई। है, ओके। अब देखो यहाँ पे, लिसन, आपके पास ये बेंजीन का रिंग है, ठीक, और इवन हम इस पे कोई ग्रुप जोड़ दे रहे हैं, G ग्रुप, यहाँ पे कोई G ग्रुप जुड़ा है, ठीक, इसकी पोजीशन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं हम, जस्ट ऐसे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इसको अभी हटाओ, अलग से लिख दे रहे हैं दूसरी रिएक्शन में। जैसे हमारे पास कोई बेंजीन में ग्रुप जुड़ा है, देखो हमने कहा कोई G ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, और अब हम इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराने जा रहे हैं। फिर से पहले तो हमने कोई ग्रुप नहीं जोड़ा, सिंपली अटैक कराया, समझाया। अब आप मान लो कि हमने कोई सब्स्टिट्यूट जोड़ दिया इस पे, G ग्रुप जो जुड़ा है वो कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा है, ठीक है, हो सकता है वो OH जुड़ा हो, या हो सकता है वो CH3 जुड़ा हो सकता है कोई क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई जुड़ा हो, या CH3 जुड़ा हो, व्हाटएवर, कुछ भी जुड़ा है। तो अगर ये G ग्रुप जुड़ा है तो वो G ग्रुप आपके इस इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को किस तरह से अफेक्ट करेगा, यही तो रेट को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। सोचो, आप बताओ, मान लो G ग्रुप है, वो एक G1 है जो इलेक्ट्रोफाइल को आने को कह रहा है, और G2 है वो भागने को कह रहा है कि भाग जाओ, तो रेट ज्यादा किसका होगा, G1 के प्रेजेंस में। यस सर जीवन। अब आने का मतलब, अब आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि किसके बोलेंगे कि आने का और जाने की बात कर रहे हो, मतलब किसके साथ, कैसे आप डिफाइन करोगे कि कौन ज्यादा रेट को अफेक्ट कर रहा है, या रेट ज्यादा किसके प्रेजेंस में होगा। तो देखो बच्चा, एक चीज सुनो, बहुत सिंपल सी चीज है, आपका अट्रैक्शन पे बेस्ड है, ये कैटाइन है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब ऐसी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन की खोज में जाती है, ये जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वो वहां जाके अटैक करेगा, ऑब्वियसली भाई अट्रैक्शन ज्यादा होगा, भाई कैटाइनिक Yes. स्पीसीज है, तो वो अटैक उस स्पीसीज पे करेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन का भंडार है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने तेजी से अटैक करेगा, जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना स्लो अटैक करेगा। तो अगर G ग्रुप है, और G ग्रुप ऐसा है जो इस रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देने का मतलब होता है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
क्या कर रहेंगे, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। जब रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल उस पर तेजी से अटैक करेगा। बोलो यार। यस सर। और यही Yes, चीज sir. उल्टा सोचो, अगर मान लो ये जी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ओ सॉरी विड्रॉ कर रहा है, तो जब विड्रॉ करेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। जब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इसका अटैक भी तो स्लो हो जाएगा, रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यस यस सर। Yes, sir. सो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो रेट है, रेट ऑफ ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में क्या है, जैसे +M है, हाइपर कंजुगेशन है एंड +I है। अब इन तीनों में भी ज्यादा कौन अच्छे, ज्यादा से ज्यादा रेट किस में होगा, Plus +M होगा तो ज्यादा Plus होगा, M. हाइपर कंजुगेशन से कम, सबसे कम क्या हो जाएगा आपका +I। Yes, sir. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गए। दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे अफेक्ट करेंगे, रेट ऑफ ESR जो होगा, दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Inversely. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। यस, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे वो रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, मतलब रेट को कम कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आपने क्या क्या पढ़ा बताओ, एक तो -M पढ़ा और एक -I पढ़ा। Minus I. Yes, sir. अच्छा ये बताओ -M और -I में स्ट्रॉन्ग तो -M होगा, स्ट्रॉन्ग कौन होगा, -M। मतलब M इफेक्ट हमेशा ज्यादा होते हैं किससे, I इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर। M इफेक्ट जो होते हैं वो I इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होते हैं, या आप ऐसे कह लो कि M इफेक्ट जो होते हैं वो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन हो चाहे I इफेक्ट हो, सबसे ही स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो -M और -I है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, -M। बोलो यार, अगर Yes, हम sir. एक में -I लगाएं एक में -M लगाएं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, -M। तो वो Yes, रेट sir. को और घटिया कर देगा। Yes, sir. -I इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है लेकिन कम खींच रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम इन सभी इफेक्ट को एक साथ लिखें, एक साथ किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्टिविटी आप कैसे देखोगे, देखो सबसे ज्यादा +M। ठीक है, मतलब इसको एक साथ लिख दो ऐसे। ऑर्डर क्या आएगा देखो, ऑर्डर अगर निकालना है आपको, रेट ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा होगा +M, उससे कम क्या आएगा, हाइपर कंजुगेशन, उससे कम आएगा +I, फिर क्या आएगा बताओ, फिर आपका Minus सिंपल I. बेंजीन होगा। ना 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 ना, सिंपल बेंजीन जहां पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, मतलब ना तो निकालने वाला है ना लेने वाला है ना देने वाला है। भाई एक ऐसा पॉइंट भी तो आएगा जहां पे ना तो लेने वाला हो ना देने वाला हो। Yes, sir. Yes, sir. यस फिर सर। उससे कम आ जाएगा आपका -I, और सबसे घटिया क्या आएगा बताओ, Minus M. -M। ये आएगा रेट का ऑर्डर, बस आपको यही ऑर्डर देखना है, दिस विल बी योर रेट ऑर्डर। इसको बहुत अच्छे से समझ लो बेटा, जिसको क्लियर नहीं हुआ पूछे। देखो ये आपके स्टार्टिंग में जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे, मतलब रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले जल्दी रेट को शो करेंगे, मतलब ज्यादा रेट होगा, बेंजीन न्यूट्रल होगा। और ये वाले हैं कम करने वाले, तो न्यूट्रल जो है जिसमें ना तो कम हो रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, वो ज्यादा होंगे किससे, कम करने वाले से। यस, कम सर करने ये एक वाले। और बार समझा दें सर, वो जो रेट ऑफ सर हाँ सर, ये पूरा एक बार समझा एक दीजिए और सर। बार समझा दिए। सुन, तुम लोग बीच में सुनते नहीं हो एटलीस्ट, मुझे लगता है। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो कि आप ऐसे सिंपल सा एग्जांपल समझो कि जैसे अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रही है यहाँ पे, कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना इस बेंजीन रिंग से अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, यस सर। सपोज करो, यस सर। जस्ट सपोज करो आप कि
बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 10 यूनिट है। कितनी है? 10 यूनिट। ठीक है, बोलो यार। यस हमने ये सर। माना, हमने ये मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है? 10 यूनिट। प्लस आई जो है 2 यूनिट डेंसिटी को बढ़ाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 यूनिट। हाइपर कॉन्जुगेशन मान लो 4 यूनिट बढ़ाता है तो 14 यूनिट, और प्लस एम मान लो 6 यूनिट बढ़ाता है तो 16 यूनिट। इस तरह से होगा। ये Yes, इलेक्ट्रॉन sir. डेंसिटी है। और Yes, sir. अगर माइनस आई है 2 यूनिट कम करता है तो यहाँ कितना आएगा? 8 यूनिट। 8. और माइनस एम जो है 6 यूनिट कम करेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 4 यूनिट। ये है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। देखो अब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है और आने वाला न्यूक्लियोफाइल सॉरी इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस है, तो भाई सबसे पहले ज्यादा तेजी से अटैक कहाँ करेगा? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होगी। यस यस सर, यस Yes, सर। sir. तो प्लस एम तो एग्जैक्टली अब जो प्लस एम वाला होगा ना, जिसमें बेंजीन पे प्लस एम लगा होगा, उस पर बहुत तेजी से अटैक करेगा। फिर सेकंड नंबर पे हाइपर कॉन्जुगेशन वाले पे, फिर प्लस आई पे, फिर नॉर्मल बेंजीन पे, फिर माइनस आई, और फिर लास्ट में किस पे? घटिया कौन हो जाएगा आपका? माइनस एम वाला। तो यही तो मैंने लिखा। देखो जो रेट बढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप, जैसे प्लस एम, हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आई, क्योंकि ये चार्ज की डेंसिटी रिंग में बढ़ा रहे हैं। तो जब रिंग में चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उतनी ही तेजी से क्या करेगा? अटैक करेगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है भाई। प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होने की बात हो रही है, तो जितना ज्यादा अमाउंट बढ़ेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा भाई। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। पढ़ते हो आप? बोलो यार। यस सर। Yes, तो sir. अटैक उतना ही तेजी से होगा। ठीक है, तो वही चीज तो यहाँ पे बताई गई है। अभी क्लियर? Yes, sir. Clear. यस ठीक सर, है। क्लियर है। सर इसकी डेफिनेशन लिखवा NWG दीजिए है sir. एक बार। Electron withdrawals. हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कम कर रहे हैं ना भाई। बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आप कम कर दे रहे हो, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को तो दिक्कत हो जाएगी ना अटैक करने में। जितना ज्यादा अमाउंट होगा Yes, उतना ज्यादा sir. अट्रैक्शन होगा। अब आप इलेक्ट्रॉन कम कर दे रहे हैं तो और क्या होगा? रेट और कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर. तो ये Yes, रेट sir. कम कर देंगे। तो टाइम दीजिए, बस कॉपी कर लेंगे. सर इसकी हाँ, कर डेफिनेशन लीजिए। लिखवा दीजिए एक बार। किसकी डेफिनेशन? सर जो ऊपर प्रोसेस आपने कराया था, रिएक्शन जो थी। सर लिखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। सर एनायन से अटैक करवाना होगा तो उल्टा हो जाएगा ऑर्डर। हाँ, अगर एनाइन से अटैक कराओगे तो बिल्कुल जस्ट उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर एनाइन अटैक करेगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। गुड। तो कॉपी कर लिया. लिखिए इसमें इन ESR electrophile attack favors at that substituted benzene। अच्छा, आप लोगों को लिख के भी बताना पड़ेगा ना। सब्स्टिट्यूट बेंजीन क्या बोला मैंने? शुरू से बताओ ना। बोलो बच्चे, क्या बोला? In ESR, हाँ, electrophile attack favors at that इन ESR electrophilic attack E plus attack favors at that substituted benzene ring where electron density is higher। ठीक है, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उस पर अटैक जो होगा आपका
फेवर होगा, फेवर करेगा अटैक। एग्जाम्पल देखो, आपको ऑर्डर बताना है। चलिए बताइए। सर NO2 सर आपने जो 2 बार लिख दिया है एक ही चीज। अच्छा, एक ही चीज को 2 बार लिख दिया है क्या? तो NO2 की जगह आप Cl कर दीजिए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है। अब बताओ, पहले तो आप ये बताओ कि कौन क्या शो करेगा, ठीक है? उसके बाद आप आगे बात करना, समझ रहे हैं? तो जो बेंजीन पे डिफरेंट ग्रुप्स एडेड हैं, उन ग्रुप्स का पहले तो आप नेचर बताओ, वो किस तरह से, कौन से इफेक्ट को शो करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस एम या माइनस एम या प्लस आई या माइनस आई, ये हमें यहाँ पे बताना है सबसे पहले। तो बताओ, आपका जो CH3 है वो क्या करता है? सर हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है? यस सर। ये क्या करेगा? आपका हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करेगा, ठीक है? CHO क्या होता है? सर माइनस एम। दिस इज माइनस एम। NO2 क्या होता है? माइनस एम। माइनस एम। Cl क्या होता है? सर प्लस एम। लेकिन ओवरऑल क्या होता है ये? सर माइनस आई शो करता है ये। माइनस आई। माइनस आई। ओवरऑल दिस इज माइनस आई। इफेक्टिव जो होता है वो माइनस आई होता है। Yes, OH sir. क्या होता है? सर ये प्लस आई। प्लस एम। हाँ प्लस आई भी है, सॉरी प्लस आई नहीं है, माइनस आई है। हाँ सर माइनस आई। ओके, तो बेंजीन में तो कोई जुड़ा ही नहीं है। अब Right. देखो यहाँ पे, देखो बेटा, अगर M है तो हम उसके साथ वाले I को शो नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, इस वाले में माइनस आई भी होगा, इसमें भी माइनस आई होगा, इसमें आपका ये हो गया, ओवरऑल तो माइनस आई होता है, इसमें माइनस आई होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है प्लस एम के फॉर्म में, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है प्लस एम के हाइपर कॉन्जुगेशन के फॉर्म में। ओवरऑल ये देखेंगे सर तीनों, इसमें। हाँ ओवरऑल देखेंगे। और ये क्या कर रहे हैं? आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये तीनों तो हो जाएंगे घटिया। किससे? बेंजीन से। बोलो यार। यस सर। और बेंजीन से ज्यादा कौन होगा? ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। बोलो यार। यस सर। यस सर। अब आप लिख लो इसको कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड है, सॉरी फर्स्ट और फिफ्थ वाला, वो ज्यादा है किससे? बेंजीन से। तो 6-1 से ग्रेटर है आपका पहला और पांचवा। अब बताओ, पहले और पांचवें, फर्स्ट एंड फिफ्थ में ज्यादा कौन होगा? ज्यादा रेट कौन बढ़ाएगा? फिफ्थ वाला, प्लस एम वाला। एग्जैक्टली, फिफ्थ सबसे ज्यादा हो जाएगा, उससे कम होगा फर्स्ट वाला, उससे कम सिक्स वाला। अब ये भी हो गया। अब आपको ये भी पता है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये क्या है? आपके बेंजीन से कम है। अब बताओ इनमें कौन जस्ट इसके बाद आएगा? सिक्स के बाद कौन आएगा? फोर्थ। फोर्थ। माइनस आई वाला आएगा, फिर माइनस एम वाले आएंगे। अब माइनस एम में भी जो सबसे ज्यादा माइनस एम होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। यस सर। फिर सेकंड सुनो आएगा, ने? फिर थर्ड। फिर थर्ड। हाँ, तो सेकंड आएगा पहले, फिर आपका क्या जाएगा?
थर्ड वाला आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका ESR का ऑर्डर। ठीक है, ESR रेट ऑर्डर, समझ गए? यस सर। चलो देन इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखो। आपके पास एक बेंजीन है सिंपल वाली, ठीक है, और दूसरा आपके पास टॉलुइन है। बेंजीन पे हमने CH3 ऐड किया है। थर्ड आपके पास है बेंजीन पे हमने इथाइल ग्रुप जोड़ दिया है। फोर्थ में हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ा है, और फिफ्थ में हमने टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आपको जोड़ दिया है। अब आप बताओ कि इनमें ऑर्डर क्या आएगा। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में। तो बेटा देखो यहाँ पे आपका क्या क्या है वो देख लो पहले तो, किसमें कौन सा इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, यस सर। यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, यस सर। यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, प्लस आई आएगा केवल। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, देखो बोलो यार। यस सर। यस सर। तो अब देखो ये सब के सब आपके प्लस वाले हैं। प्लस वाले होने का मतलब है कि सबसे घटिया कौन होगा बताओ, फर्स्ट यस सबसे सर। घटिया हो जाएगा। यस सर। अब इनमें देखो आप, सर अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे। हाँ एग्जैक्टली बेटा। देखो सबसे पहले तो आप देखो कि प्लस आई वाला और हाइपर कॉन्जुगेशन में ज्यादा कौन होता है, हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन। तो प्लस आई वाला सेकंड लास्ट हो जाएगा, यस सर। उससे पहले आपके हाइपर कॉन्जुगेशन वाले आ जाएंगे। तो जिसमें जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसमें जितने कम हाइपर कॉन्जुगेशन वो उतने कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे आएगा बताओ, सेकंड वाले में, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है उसमें, और दूसरे में तीसरे में बताओ कितने हैं, 2, और सबसे उससे भी घटिया आएगा चौथा के, उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। आपको ESR रेट ऑर्डर लिख रहे हैं आप, ये जो लिख रहे हैं सब में, ठीक है, ESR रेट ऑर्डर। हो गया। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। बेंजीन है, साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, डबल बॉन्ड जुड़ा है O, NH CO, ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट है केवल NH। अब बताओ क्या आएगा ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। बेटा पहले तो ये देखो कि कौन प्लस एम है, कौन माइनस एम है, कौन प्लस आई कौन माइनस आई है, ठीक है। तो पहला वाला क्या होगा बताओ, ये OR है ना, यस सर। OR की तरह होगा, तो ये प्लस एम होगा कि नहीं। यस सर। प्लस। और देखो ये CO है, COOR, ये क्या होगा बताओ, माइनस एम। माइनस एम। ये क्या देखो NHCO, NHCO क्या होता है, प्लस है। माइनस।
भाई प्लस एम होता है ना, घटिया वाला मतलब कमजोर वाला प्लस एम होता है, बट होता तो प्लस एम ही है ना। हाँ सर, हाँ सर। अगले में देखो NH, ये प्लस एम है। तो सबसे घटिया कौन है ये तो पता चल गया। सबसे घटिया सर वाला बताओ कौन है। आइडेंटिफिकेशन सर प्रैक्टिस से ही आएगी ना सर, मतलब तुरंत हाँ बिल्कुल, आइडेंटिफाई, मतलब प्रैक्टिस से दिक्कत ही आ रही आएगा। है। प्रैक्टिस से ही आएगा बच्चा। देखो सबसे घटिया कौन है इसमें। सर सेकेंड। सेकंड। सेकंड। सेकंड तो हो गया लीस्ट, क्योंकि माइनस एम है। अब हमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में बताना है कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में बताओ। ऑर्डर देख के बताओ फटाफट। देखो कोशिश करो जो डायरेक्ट आ रहा है डायरेक्ट बताओ, नहीं तो ऑर्डर चेक करके भी बता सकते हैं आप। फोर्थ सबसे ज्यादा होगा। फोर्थ वाला। सर फर्स्ट फिर थर्ड। एग्जैक्टली सही है। सबको समझ में आया बेटा। देखो सर फोर्थ रीजन वाला बता दी। प्लस एम का ऑर्डर देखो, ऑर्डर याद है आपको। देखो यही यही रीजन था, हमने आपको बार बार बोलते थे कि प्लस एम प्लस आई माइनस आई के ऑर्डर्स जो है आप याद रखें। आगे जब एप्लीकेशंस आएंगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम्स होगी अगर याद नहीं होंगे तो। इसलिए जिनको याद नहीं है वो अगली क्लास में कम से कम 4-4 5-5 बार और ज्यादा बार भी कर सकते हैं। 8-8 10 बार, मिनिमम 10 बार लिख के प्रैक्टिस कर लें। सुबह 2 बार लिखें, शाम को 2 बार लिखें, सुबह शाम ऐसे करके उसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। ठीक है सर। हाँ तो अब देखो यहाँ पे प्लस एम में सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन पे डायरेक्ट जो आता है वो, फिर ऑक्सीजन वाला हो गया, फिर नाइट्रोजन के साथ CO जुड़ा है वो हो गया। तो इस हिसाब से आपका सबसे अच्छा होगा कौन सा, फोर्थ, उससे कम फर्स्ट और उससे भी कम थर्ड, और सेकंड तो आपका सबसे लास्ट में आ ही गया। ठीक है। यस सर। तो इसके अलावा और क्या एग्जांपल्स आते हैं। वैसे तो एग्जांपल्स हम क्वेश्चंस बना के देंगे, एक आध एग्जांपल और देख लीजिए। जितने भी टाइप के एग्जांपल्स आ सकते हैं उनको हम लिख दे रहे हैं, और आपको हम अलग से दे देंगे कुछ क्वेश्चंस जो आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है। देखिए एक बेंजीन है आपके पास, और एक है आपके पास पिरिडीन और पाइरोल। दीज आर 4 मॉलिक्यूल्स। इनमें आपको बताना है कि ऑर्डर क्या आएगा। ठीक है। तो देखो ये वाले ऑर्बिटल, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से वाले, ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डीलोकलाइज होंगे या लोकलाइज होंगे। बोलो यार। डीलोकलाइज होंगे। रेजोनेंस में सर पार्ट नहीं लेंगे। होंगे सर, एन नहीं होगा। ये लोकलाइज्ड हैं। रिवीजन किया करो बच्चा, रिवीजन इज मस्ट, बहुत जरूरी है। अगर GOC का रिवीजन साथ में नहीं करेंगे तो आगे चीजें गड़बड़ाती जाएंगी। ठीक है। तो देखो ये आपका लोकलाइज्ड है। जब लोकलाइज्ड होगा तो ये एम इफेक्ट तो शो कर नहीं पाएगा, रेजोनेंस तो शो करेगा नहीं। नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, लॉन पेयर लेकिन डिलोकलाइज नहीं है, तो यहाँ पे एम इफेक्ट नहीं होगा। सिंपल कौन सा इफेक्ट आएगा, -I इफेक्ट। ऑक्सीजन पे देखो ये जो लॉन पेयर होगा ये क्या होगा, डिलोकलाइज होगा पाई के साथ, पाई सिग्मा लॉन पेयर। तो ये डिलोकलाइज है, मतलब प्लस एम शो करेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन पे देखो ये लॉन पेयर, ये भी आपका डिलोकलाइज है, ये भी प्लस एम शो करेगा। अब बताओ सबसे घटिया कौन, सेकंड वाला, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फर्स्ट है। तो सबसे घटिया सेकंड। ये तो सबको समझ में आ गया, यस सर। क्योंकि ये -I है, माइनस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। अब उससे ये जो सेकंड थर्ड और फोर्थ होंगे जो, वो फर्स्ट से भी अच्छे होंगे।
यस यानी फिर आएगा आपका बेंजीन। अब थर्ड और फोर्थ में बताओ कौन अच्छा होगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे 2 पे है आपका लोन पे, दोनों प्लस सेम है। ज्यादा अच्छा प्लस सेम कौन होता है, नाइट्रोजन पे या सर, ऑक्सीजन पे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे। सो डेफिनेटली नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ज्यादा चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो आपका नाइट्रोजन वाला यानी फोर्थ वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, और उससे कम आपका क्या होगा, थर्ड वाला। ये हो जाएगा आपका ESR का ऑर्डर। अच्छा एक चीज और देखो, क्वेश्चन वो या तो इस फॉर्म में पूछ सकता है या फिर आपसे ये भी तो कह सकता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताइए किस में ज्यादा होगी किस में कम होगी, एक ही बात है, ठीक है ना। मतलब sir. अगर हम ये कहें कि रेट ऑफ ESR is directly proportional to पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना, ऑन बेंजीन। बेंजीन पर जितनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वही तो ESR को डिनोट कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन में ESR ना पूछे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में ना पूछे, वो कहे कि बताओ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी रिंग पे ज्यादा होगी, तो सेम चीज देखनी है हमें, ठीक है ना, कि भाई जो प्लस एम होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, माइनस एम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं। मतलब जो डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ओके यस सर। ठीक है, तो ऐसे भी आप कह सकते हो। एक पॉइंट और आप इसमें यही पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप्स जो होते हैं ना, दे आर आल्सो कॉल्ड रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं साथ में, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिंग एक्टिवेटिंग। क्यों बोला, ये समझ में आया? बोलो यार क्यों बोला है Yes. रिंग यस एक्टिवेटिंग? सर, क्योंकि इसके बाद सर, से रेट अटैक ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। बढ़ जाएगा इससे। हाँ क्योंकि रेट को बढ़ा दे रहे हैं, ESR में रेट जो है बढ़ जा रहा है, तो वो एक्टिवेट कर दे रहा है उसको। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कहलाएंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन Deactivate. हाँ Deactivate. डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होंगे आर आल्सो कॉल्ड रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है, नोट कर लीजिए। सो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को भी बढ़ाएंगे। जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि रिंग जो है वो एक्टिवेट हो गई। सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। और उसके अपोजिट ऐसे ग्रुप्स जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे बेंजीन रिंग से, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को भी कम कर देंगे, तो उन्हें हम रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके नाउ एक क्वेश्चन लिखिए, इन हाउ मेनी फॉलोइंग, क्वेश्चन है आपके पास, इन हाउ मेनी, आपके पास हम कुछ स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं, ठीक है, आपको बताना है कि वो टॉलुइन से या बेंजीन रिंग से ज्यादा रिएक्टिव हैं या कम रिएक्टिव हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स टॉलुइन इज लेस रिएक्टिव, किसकी हम बात कर रहे हैं, टॉलुइन इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब या तो ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, या फिर आपसे ये भी कह सकता है और हैव लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी रिलेट करके हम क्वेश्चन उसी को बना रहे हैं,
ठीक है, हैव लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन ring of toluene in ESR. टॉलुइन इन ESR। देखो मतलब क्वेश्चन या तो आपसे ऐसे पूछेगा कि बताइए जो आपके सामने हम नीचे स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं उनमें से कौन कौन सी स्ट्रक्चर हैं जो जो टॉलुइन से ज्यादा रिएक्टिव है, या फिर ऐसे भी कह सकता है वो कि ऐसी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करो जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टॉलुइन से क्या है बताओ ज्यादा है। समझ में आया? बोलो यार। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। कुछ तो बोलो, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ESR में टॉलुइन इज लेस रिएक्टिव, कितनी स्ट्रक्चर्स से लेस रिएक्टिव है। मतलब टॉलुइन के ऊपर क्या होता है बताओ, टॉलुइन में कौन सा इफेक्ट होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब आपको ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जिनमें प्लस एम है, जिनमें प्लस एम होगा वो सबके सब क्या होंगे, इससे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, सीधी सी बात है। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ चलो देख लो। अब नंबर 1 लिखते हैं फटाफट, एनिलीन। नंबर 2 एनिलीन इन एसिड। नंबर 3 एनिसॉल। नंबर 4 एसिटानिलाइड। अच्छा वो हमने कॉमन नेम चुन चुन के निकाले हैं कुछ, ताकि आपको वो भी यहाँ पे क्वेश्चन आप करें इसके। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। एसिटानिलाइड। नंबर 5 ऑर्थोक्रिसॉल। नंबर 6 बेंजोइक एसिड। नंबर 7 एसिटोफिनॉन। नंबर 7 फ्लोरोबेंजीन। नंबर 8 हो गया। नंबर 9 क्यूमीन। नंबर 10 थैलिक एसिड। चलिए इतने में आप देख लीजिए कौन कौन सा आपका स्ट्रक्चर्स वहां पे आती है। ठीक है, फिनॉल भी लिख लीजिए 11 फिनॉल, और सिंपल फिनॉल इन एसिड या बेस कह सकते हैं। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, लिख। चलिए आपके पास 11 स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आपको पहले ड्रॉ करना है, फिर 1 बाय 1 देखना है किसमें क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क में हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक, एज ए होमवर्क। नोट कर लीजिए। कर लिया। सर जीओसी और कितना बचा है? जीओसी आपका 1 में तो जो पार्ट है, ठीक है, मैं मोस्टली 1 का ही हमें पढ़ना है, 2 का तो जो इम्पोर्टेंट चीजें वो पढ़नी है। और हम कोशिश करेंगे जिस हिसाब से हमारे पास लेक्चर बचेंगे टोटल लेक्चर्स का, तो हम उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कर लेंगे, फिर दोबारा भी रिवाइज होने के चांसेस ना हो। रिवाइज तो करेंगे 12th में, और कोशिश करेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा आपका खत्म हो जाए, तो रिवीजन में मजा आएगा। वहाँ पे भी अगर बचा रहेगा तो वहाँ 12th में करेंगे हम। एक ही बात है, पार्ट जो है वो 12th का ही है, लेकिन एप्लीकेशन यहीं के हैं, इसलिए तुरंत यहीं पे हो जाता तो ज्यादा मजा आता है। हमें समझ में भी बहुत अच्छे से आता है, क्वेश्चन भी उसके अच्छे से हो जाते हैं। ठीक है, तो
इसमें जीओसी 1 के तो 2 से 2.5 लेक्चर का काम है ज्यादा सारा, ठीक है। एरोमेडिसिटी बच रहा है एप्लीकेशंस के बाद सीधे डायरेक्ट, ठीक है। तो वो हम लोग इसके बाद करेंगे। हो गया? यस सर। ओके, सो इनको आप करिएगा, देखिएगा क्या आ रहा है। सर और एसआईपी बैच का मैं सुन रहा हूँ कि 10 तारीख से खुल रहा है, ऑफलाइन हो रहा है। हाँ, 10 दिसंबर यस सर। सभी स्कूल्स खोले जाएंगे, सारे कोचिंग सेंटर्स खोले जाएंगे, सब कुछ खुलेगा। तो कितने अभी भी ऐसे लोग हैं जो मतलब नहीं आना चाहते होंगे ऑब्वियसली? नहीं सर, अच्छा सर, दिसंबर में थोड़ी छुट्टियां मिल सकती हैं क्या दिसंबर में क्यों? सर? क्योंकि स्कूल के एग्जाम है ना। हाँ, एग्जाम के लिए तो हम छुट्टियां देंगे ही देंगे बच्चा। एग्जाम्स जो आपके होंगे उनके लिए तो हम छुट्टियां देंगे, बिल्कुल देंगे, ठीक है। सर भाई 15 दिसंबर के अराउंड से है। और मेरे तो फिर अभी से मिलनी चाहिए, मेरे तो चल रहा है। कौन से? ये वैसे 11th में नहीं देते हैं ज्यादातर, ठीक है। सर हम क्या लोग ही के है उससे ऑफलाइन है, इसके ऑनलाइन हो रहा है। नहीं, हम लोग अच्छा। की और चॉइस थी बस। ओके, तो देखिएगा, बात करिएगा आप एक बार, मतलब सेंटर पे बात करिएगा, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। ऐसी चीजें हैं जो हमारे चल तो हाथ में रहे ही नहीं होंगे होती। सर बैचेस अभी। हाँ, ऑफलाइन चालू है बच्चा, इवन कुछ जगह पे चालू भी हो गया, सीएमएस वगैरह में भी क्लासेस चालू हो गई या जो तो, और 12th 13th के बैच चालू हैं। भी का ही होगा तब से देखो, मतलब एक साथ नहीं करेंगे, कुछ कुछ क्लासेस ऑफलाइन करेंगे, जैसे दिन में एक ही क्लास ऑफलाइन कर देंगे, एक क्लास ऑनलाइन करेंगे, लाइक ऐसे ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं आपको वो करना पड़े, ताकि थोड़ा थोड़ा करके फिर धीरे धीरे एक आध हफ्ते में, फिर दूसरे हफ्ते तक हम लोग मैक्सिमम क्लासेस ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है। और सर जो बच्चे नहीं आ पाएंगे उनके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी सर? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डेड की सर लाइव पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन वालों को। वही लाइव वाला, ऑनलाइन वाला जो मिलेगा वही लाइव मिलेगा। और उसमें भी अगर ये हो गया कि पूरी तरह से ओपन होने का आ गया, तो फिर उसमें हो सकता है कि आपको फिर ऑफलाइन आना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं? या फिर ओके जो सर। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वाला होगा तो ऑनलाइन वाला सिस्टम भी रखा ही जाएगा, कोचिंग की तरफ से तो रखा ही जाएगा, फिर बच्चों पर डिपेंड करता है कितने लोग पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं। यस, तो देखो होगा, मेजोरिटी दोनों नहीं तरह हुई की व्यवस्था। ऑनलाइन में तो फिर ऑनलाइन पढ़ाया नहीं जाएगा। हाँ, वो ऐसा नहीं है, बट उस समय की सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से देखा जाएगा जो भी होगा। सर जो आपने डीपीपी प्रिपेयर की था उसमें स्ट्रक्चर डायग्राम वाले क्वेश्चन है? नहीं, ये केवल जीओसी के हैं, हम अभी जस्ट क्लास के बाद आपको सेंड कर देंगे नोट्स के साथ ही, ठीक है। तो उसको चैप्टर 2 हाँ की भी सर डीपीपी बना रही क्योंकि सर मॉड्यूल में सर इतने टर्म नहीं है तो सर उसकी ज्यादा हाँ, प्रैक्टिस आप नहीं हो धीरे धीरे पाएगी। हम बना के आपको भेजेंगे, ठीक है। आईयूपीएससी का हमारे पास 3 डीपीपी और हैं, हम तीनों को आपको सेंड कर देंगे, और पहले अभी जीओसी का करेंगे, जीओसी के बाद हम उसका भी कर देंगे, तो आप कर लीजिएगा, दोनों को कर लीजिएगा। ऐसे कल आपकी क्लास है? नो सर। कोई क्लास नहीं है ना कल? सर आपको क्लास मत लीजिए सर, टाइम मिलना चाहिए थोड़ा तो। अच्छा, थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। एक्चुअली तो संडे को पॉसिबल थोड़ा कम हो पाता है, क्योंकि संडे को अदर क्या बोलते हैं, पर्सनल लाइफ भी होती है ना, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो जाती है कुछ की। हाँ, तो दैट्स वाई कि थोड़ा संडे को पॉसिबल नहीं हो पाता है, अदरवाइज संडे को भी ले सकते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो बच्चा? कल ही ले लीजिए। हाँ, कल अगर आप चाहें तो कल हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर कल मत लीजिए सर, बैकलॉग कल निपटा मत रहे हैं सर, लीजिए। टाइम ही नहीं मिलता है। सर केवल नहीं, हम डीपीपी सर क्लास वो डिस्कस के 4 घंटे लिए की 1 क्लास हो घंटे रही है चाहिए सर, सर। संडे लिसन, का टाइम नहीं लगा। बात सुनिए, नहीं बात सुनिए, कल जो हमारी अगर हम क्लास रखेंगे तो वो खाली हम डिस्कशन के लिए रखेंगे, डीपीपी ठीक है। डिस्कशन के लिए तो ठीक है, लेकिन हाँ, फिर डीपीपी पढ़ाइएगा नहीं। डिस्कशन, हाँ, नहीं पढ़ाएंगे नहीं, हम डिस्कशन के लिए रख लेंगे। एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट हो जाएगा उसमें। ये तो इधर ज्यादा एक्सरसाइज 1 लंबी का, नहीं हुई है। और डीपीपी नहीं, 25-30 क्वेश्चन उसमें होंगे सर डीपीपी कौन में। से चैप्टर की मॉड्यूल डिस्कस करेंगे? इसी एक्सरसाइज, ये जीओसी 1 का एक्सरसाइज 1,
ओके पुराना सर, तो हो और गया फिर ना, डीपीपी डिस्कस होगी। पुराना डिस्कशन हो गया कि नहीं? फिर दूसरी वाले लेसन का काम हुआ स्टीरियो सर वाले चैप्टर 2 से नहीं हुआ है सर। चैप्टर सेकंड वाला नहीं हुआ है नहीं सर। तो ओके, चलिए तो हम चैप्टर सेकंड कर लेंगे और डीपीपी डिस्कस कर लेंगे, इसका आगे आगे लगा लेंगे। तो कल अपन 1 घंटे की क्लास रखेंगे जिसमें सेकंड चैप्टर का डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, और डीपीपी जो आज प्रोवाइड कराएंगे उसका डिस्कशन कर लेंगे, ओके सर, ठीक है। तो थैंक ये यू 2 सर। डिस्कशन रहेंगे आपके। चलिए, थैंक यू कहाँ बोल के निकल रहा ना, लाइक भाग तो नहीं रहा है, अभी टाइम नहीं हुआ है, ठीक है, अभी अपन को पढ़ना है, डाइपोल मूवमेंट खत्म करना है। चलो ठीक है बच्चा, देखो आगे देखो, नेक्स्ट आपका है सेकंड एप्लीकेशन है डाइपोल मूवमेंट। ये वही डाइपोल मूवमेंट है जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। यस, क्या होता है डाइपोल मूवमेंट बताओ? इसको देखो डिनोट किससे करते हैं? म्यू से। यस, बोलो यार, क्या होता है डाइपोल मूवमेंट? यस सर, डायपोल सर, इसमें वेक्टर, नेट वेक्टर का वो डायरेक्शन निकालते थे। तो डाइपोल मूवमेंट कुछ तो होगा, क्या है ये, है क्या? सर डिग्री ऑफ पोलैरिटी बताता है। एग्जैक्टली, यू कैन से dipole moment or it measures the degree or extent of polarity. Okay, degree of polarity. तो कोई जो मॉलिक्यूल या कोई आयन की हम बात करें या किसी मॉलिक्यूल की बात करें या सिंपली हम बॉन्ड की बात करें, तो ये बॉन्ड की जो पोलैरिटी होती है उसको मेजर करता है कि किसमें कितना ज्यादा पोलर है, किसमें कितना कम पोलर है। सो इट मेजर्स द डिग्री ऑफ पोलैरिटी, ठीक है, पोलर बॉन्ड के डिग्री मेजरमेंट में होता है। आप जानते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी म्यू इक्वल टू क्या होता है बताओ, अगर फॉर्मूला वाइज अगर आपसे पूछा जाए तो Q into D। Q इंटू डी। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, बट वो GOC2 में, केमिकल बॉन्डिंग में तो आपने किए होंगे। हाँ, यहाँ पे क्यों करना, केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं, सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग में आपने इस पे क्वेश्चंस भी किए होंगे न्यूमेरिकल वाले। यस, सर एक गॉब भी चार्ज करा है दीजिए। और ये आपकी डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली जैसे मान लो हमारे पास कोई ए है मॉलिक्यूल एटम, इससे आपका बी जुड़ा हुआ है और सी जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसको मेजर करें, एक वेक्टर आपका ये हो जाएगा, दूसरा वेक्टर आपका ये हो जाएगा। हाँ, और एक चीज और देखो, ये जो वेक्टर एरो जो आप बना रहे हो ना, एरो जो बनाते हैं वो आप कहां से कहां बनाते हैं? लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर। कहां से कहां बनाओगे? लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। जैसे HCl है, ठीक है, तो HCl में क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पार्शियल नेगेटिव, तो एरो कहां से कहां आएगा बताओ? ऐसे आएगा। ये मतलब क्राइटेरिया शो करने का, आप उल्टा भी शो कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जरूरत ये होती है कि अगर आपने एक डायरेक्शन जो भी चूज किया ना, हमेशा वही बनाइए। इसमें कोई फिक्स नहीं है, फिजिक्स में कोई फिक्स है कि प्लस से माइनस की तरफ ही बनाओगे आप, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे आप प्लस से माइनस या माइनस से प्लस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर जहां बनाओगे आप उसी सिंगल क्राइटेरिया को ही फॉलो करना। ऐसा नहीं कि एक जगह आप प्लस से माइनस कर रहे हो, एक जगह माइनस से प्लस कर रहे हो। इसलिए फिक्स अभी हमने बोल दिया कि आप फिक्स ही कर लो इसको, हमेशा बनाना तो प्लस से माइनस की ओर बनाना, ठीक है। कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू ज्यादा, मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, लो टू हाई। क्लियर? बोलो यार। यस सर। तो देखो, अगर ये आपका μ1 है, ये μ2 है, दो वेक्टर हैं, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो μr यानी म्यू रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हो? μr इक्वल टू क्या होगा बताओ?
बोलो यार म्यू आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा आएगा। अब यहां पे बताओ, अगर आपका थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। घटेगी। तो जब कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी तो म्यू आर भी क्या हो जाएगा बताओ? घट जाएगा। यस। देखो थीटा की वैल्यू अगर बढ़ रही है मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर बढ़ेगा, ये और ये के बीच का, तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, अपोजिट जा रहे हैं तो डिक्रीज होगा, एल्जेब्रिक सम होगा ना। बोलो यार। यस सर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एक अपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि एक दूसरे से डिक्रीज होंगे, माइनस हो जाएगी वैल्यू। तो यहां से देख लो सिंपली, थीटा की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो कॉस थीटा डिक्रीज कर जाएगा, और कॉस थीटा कम होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? तो मतलब थीटा का रिलेशन में समझ में आ गया कि थीटा का किस तरह से हमें बात करनी है। तो थीटा जब जब बढ़ेगा तो आपका कॉस थीटा कम हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू भी कम हो जाएगी। ओके अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स देखो। अगर हम आपसे कहें कि आपके पास डाइक्लोरोबेंजीन है, ClCl, एक आपका ऑर्थो पे है, दूसरा आपका मेटा पे है, और तीसरा आपका पैरा पे है। तो बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड म्यू की वैल्यू किस में ज्यादा होगी? सर फर्स्ट में सबसे ज्यादा। देखो ये, हाँ ये एरो है, इधर की तरफ बनेगा ऐसे। देखो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल आता है, मतलब लग ही रहा होगा, देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि सेकंड में एंगल ज्यादा बढ़ गया, और थर्ड में तो जस्ट अपोजिट हो गया ना। सर जीरो। जस्ट अपोजिट मतलब म्यू, यहाँ पे तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी बताओ? जीरो आ जाएगी। यस सर। जस्ट अपोजिट मतलब ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो म्यू जो होगा, म्यू का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा फर्स्ट में, उससे कम सेकंड, और सबसे घटिया किस में हो जाएगा? थर्ड में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर है बच्चा? बोलो यार। यस सर। एग्जाम्पल सेकंड देखो। अब तक जो हमने बनाया था वो उसमें एक दोनों Cl लिए थे। अब हम एक CH3 ले रहे हैं, एक Cl ले रहे हैं। अच्छा इसको लेने का पर्पज क्या, जरा देखना, वेक्टर की डायरेक्शन ध्यान रखना, कहां से कहां जाएगी। अच्छा वेक्टर की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी भाई? वही ज्यादा से कम की ओर, सॉरी कम से ज्यादा की ओर। लिसन, यहां पर जो वेक्टर आएगा ना, ये वाला थर्ड में कार्बन सबसे क्या है? ज्यादा। देखो ये कार्बन आपका क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज, और ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। बताओ sp2 और sp3 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा होता है? sp2 sp2। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन आपकी कहां से कहां आएगी? ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब अंदर की तरफ जाएगी रिंग में, इस तरह से। ठीक है। हेलो सर, हेलो सर। सर सर डिस्कनेक्ट हो गया। ये सो कोई अपोजिट किसी डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। शुरू कर दिए, 2 ग्रेविटी क्लासेस आ गई। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ये कि नहीं? यस सर। ये क्या है? सर ग्रेविटी क्लासेस की 2 आईडी आ गई। 2 ग्रेविटी क्लासेस आ गए। अच्छा ये किसी और ने भी इसमें, सर किसी ने मीटिंग लगता शुरू कर दी।
यही तो प्रॉब्लम है। एनीवे कोई नहीं, चलो ठीक है। सो देखो यहाँ पे, तो CH3 से बेंजीन रिंग की तरफ वेक्टर बनेगा, यस सर। क्योंकि कार्बन जो है आपका बेंजीन रिंग वाला वो sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 है। तो sp3 और sp2 में sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू sp2, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर की तरफ हो जाएगी। अब बताओ कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। ठीक है, यस सर। फिर से बनाओ इसका। अब इन सब में वेक्टर बनाओ, बताओ क्या आएगा ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा थर्ड का, फिर सेकंड, फिर देखो अब ऐसे वेक्टर बना के देख लो आप, ये ऊपर वाला हो गया, इसके नीचे ये हो गया, तो यहाँ तो एंगल कितना हो गया बताओ, कितना है एंगल, 0 जीरो। जीरो हो गया ना। अच्छा मतलब ऐसे देखो ना आप, दोनों एक साथ मिल जाएंगे ना, ये मतलब ये यहाँ से ये होगा और इस पे ये आएगा ऐसे, तो प्लस प्लस डबल हो जाएगा, सीधा ऐड हो जाएगा डायरेक्ट। yes, ठीक है, ये हो गया, तो मैक्सिमम होगी म्यू की वैल्यू। यहाँ पे बताओ, देखो एक आपका ये हो गया, दूसरा वाला, तो ये पहला वाला, देखो यहाँ पे पहला वाला और दूसरा वाला, तो देखो थीटा ज्यादा आपका सबसे ज्यादा कौन होगा बताओ, थर्ड म्यू, थर्ड में सबसे ज्यादा होगा, यस सर। फिर सेकंड में और फिर फर्स्ट में। यस सर। यहाँ पे थीटा की वैल्यू, यहाँ पे थीटा की वैल्यू, यहाँ पे 0 है थीटा, यहाँ पे आपका 60 डिग्री के आसपास आएगा, यहाँ पे 120 के आसपास आएगा 1 में। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, कम हो जाएगी। यस। तो ये चीज, यही चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पे बच्चा, कि दोनों ग्रुप सेम जुड़े हैं या अपोजिट जुड़े हैं। अगर सेम एक जैसे ग्रुप जुड़े हैं तब तो आपका ऑर्थो, फिर मेटा और लास्ट में पैरा। और अगर दोनों अलग अलग नेचर के हैं तो उसमें आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो आएगा वो कौन आएगा, पैरा, फिर मेटा और सबसे घटिया क्या जाएगा, ऑर्थो वाला। ठीक, सही हमेशा अप्लाई करेगा। यस सर। हाँ हमेशा अप्लाई होगा। सर तो नोट बना के ये वाला पॉइंट लिखवा दीजिए। अब बेटा हर चीज को लिखा नहीं जा सकता ना यार, कुछ चीजें आप देखो, ये आपको ऑब्जर्व हो रही है ना, आप अपने से यही, ये दिस इज द स्मार्टनेस बच्चा। आपको ये चीज समझ में आई कि हाँ ठीक है इसको नोट बना के लिखना चाहिए, तो आप तुरंत उसको वहीं पर नोट करके लिख लो, ठीक है इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, ऑलवेज। ओके, तो ये तो वेक्टर है ना, वो फैक्ट है, फैक्ट को आप देख लो, उसी को एग्जाम्पल के थ्रू में लिख दिया। क्लियर? यस सर। अर्नव सर क्लियर है क्लियर है? सर, आप चलो। बोले ठीक है। क्या बच्चा, कौन क्या बोल नहीं रहा सर, था? हाँ कुछ नहीं। चलिए देखो इसमें फिर लिख लिया बच्चा, नोट कर लीजिए अपने से, बना लीजिए। हाँ? यस सर कर लिया। कर लिया, ठीक। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या हुआ। एग्जाम्पल थर्ड है आपके पास। अब हम बात कर रहे हैं उन ग्रुप्स की जो एक्स्ट्रा ग्रुप यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो बेंजीन है, बेंजीन के साथ आपने एक बार क्लोरीन जोड़ा है, एक बार आपने CN जोड़ा है, एक बार आपने NO2 जोड़ा है, एक बार आपने दोनों CN जोड़ दिए हैं दोनों तरफ, इधर भी CN इधर भी CN। अब बताओ क्या आएगा ऑर्डर। देखो ये ओवरऑल -I है, कौन, क्लोरीन, ठीक है, दिस इज -I ओवरऑल, ये -M है और ये भी आपका -M है। यस सर। तो ज्यादा -M कौन होगा, CN और NO2 में? सर NO2। NO2 ज्यादा -M होगा, तो ज्यादा -M होगा तो वेक्टर जो है वो भी ज्यादा आपका क्या होगा,
बड़ा होगा, Yes, मतलब sir. पोलैरिटी ज्यादा आएगी ना, Yes, Yes, sir. जितना ज्यादा माइनस एम उतनी ज्यादा पोलैरिटी। ठीक है, आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ग्रुप्स is directly proportional to mu, एंड ये भी तो कहा जा सकता है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आल्सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। भाई चाहे रिलीज करें चाहे क्या करें, आपका विड्रॉ करें, दोनों ही कंडीशन में पोलैरिटी तो डेवलप होनी है। यस सर। ठीक है, अब हाँ यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, हम मिक्स करके नहीं पढ़ सकते, या तो हम आपको केवल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के एग्जाम्पल देंगे, या हम आपको केवल और केवल किसके देंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब रिलीजिंग के देंगे। मिक्स नहीं कर सकते आप, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल वैल्यू, कोई वैल्यू तो हम यहाँ पे पुट कर नहीं रहे कि इतनी वैल्यू हमने दिया, इतनी वैल्यू लिया तो हम उससे निकाल लें। या तो आपके सारे ग्रुप जो होंगे वो या तो रिलीजिंग वाले होंगे, या सारे ग्रुप आपके क्या होंगे, विड्रॉइंग वाले होंगे, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। विड्रॉइंग और रिलीजिंग एक साथ डाल दोगे तो फिर आप कंपेरिजन नहीं कर पाओगे। क्लियर? Yes, sir. ठीक, तो इस बेसिस पे देखो आप, इसका बताओ क्या आएगा, बोलो। देखो बेंजीन में तो 0 हो जाएगा, यहाँ म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और साथ में लास्ट वाले पे भी Last म्यू की वाले पे वैल्यू भी क्या हो 0. जाएगी, 0। Yes, sir. तो पहला और लास्ट तो हो गया 0 0। अब इन तीन में बताना है आपको, 4, तो फिर जितना third, फिर ज्यादा second. आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा उतना ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो फोर्थ वाले की सबसे ज्यादा हो जाएगी, उससे Yes, कम sir. थर्ड और उससे कम सेकंड। Yes, sir. यस, तो आप कह सकते हो कि फोर्थ सबसे ज्यादा, उससे कम थर्ड, उससे कम आपका हो जाएगा सेकंड, और फर्स्ट जो है बराबर होगा किसके, फोर्थ के, जो सबसे कम है 0 है इनकी वैल्यू, इस तरह से। ठीक है, फर्स्ट बराबर फिफ्थ होगा सर, वो फिफ्थ है। अच्छा हाँ फिफ्थ, सॉरी, दिस इज फिफ्थ। ठीक, फिफ्थ वाले की सर मैक्सिमम होगी, इसलिए फिफ्थ किसकी बेटा, सर आपने इक्वल टू इसलिए लगाया, मैक्सिमम नहीं। तो इक्वल टू मतलब पहला और पांचवा इक्वल है ना, 0 0 हाँ होगा हाँ, तभी वो सबसे ठीक घटिया है होगा। सर। ठीक है, चलिए, अब अगर मान लो हम आपसे और ग्रुप, दो ग्रुप ऐड करके बात करें तो ठीक है, उसमें इस तरह से तो नहीं, तो पाई बॉन्ड्स का देख लो, उसके बाद हम लोग आगे और एग्जांपल लेंगे। सिस और ट्रांस में अगर आपसे पूछा जाए तो एग्जांपल तो कौन क्लास सा के है, बाद सर एक फोर्थ? डाउट भेजा व्हाट्सएप पे, वो बता दीजिएगा। ठीक ठीक, थर्ड हो गया, फोर्थ एग्जांपल देखो। एक आपके पास है सिस में, सिस डाइक्लोरिन है, ठीक है, Cl एंड Cl। दूसरा आपके पास ट्रांस है, Cl एंड Cl। फिफ्थ आपके पास है, यहाँ पे भी वही बात आ गई, एक CH3 एक Cl कर दिया, डिफरेंट वाला कर दिया, CH3 और Cl कर दिया। अब बताओ इसमें म्यू फर्स्ट और सेकंड में, पहले वाले में पहला वाला ज्यादा है। पहले वाले में कौन ज्यादा होगा, सर पहला वाला। पहला। क्यों बच्चा, देखो यहाँ पे डायरेक्शन बनाओ पहले तो आप, तो ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगी, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी जाएगी बताओ, 0, 180 डिग्री एंगल है, बोलो यार। यस सर। यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ एंगल आएगा, तो यहाँ म्यू 0 नहीं होगा, तो फर्स्ट और सेकंड में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो फर्स्ट का म्यू क्या हो जाएगा ज्यादा, किससे, सेकंड से, बोलो। ठीक है, यहाँ पे यस सर। यस सर। बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा वो पूछे, ऐसा नहीं कि दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप लोग कुछ बोले ही ना। समझ आपको गए समझ सर। में नहीं आता है बेटा, तुरंत, हाँ तुरंत आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। बस आप पूछिए तो एटलीस्ट कि हाँ कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। अगर बच्चा आप पूछेंगे ही नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक
ठीक है, सो प्लीज जहां पे आपको प्रॉब्लम हो आप पूछिए। अगला बताओ बेटा, अगले में क्या आएगा? सर इसमें भी सर पहला पहला इसमें भी पहला आएगा। देखो ये आपका इधर से इधर डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन भी इधर से इधर होगी, यस सर। तो यहाँ पे म्यू मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि एंगल 0 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पे आपका म्यू की वैल्यू जो है क्या आएगी बताओ? ये थीटा कुछ ना कुछ आएगा। सो यहाँ पे थीटा बड़ा है, यहाँ पे थीटा 0 है, तो अगेन फिर से आपका वही आएगा। फर्स्ट और सेकंड में म्यू जो होगा, फर्स्ट ज्यादा होगा किससे? सेकंड से। अगर आप देखें तो एक चीज देखो बेटा, कॉमन क्या है दोनों में? मतलब अगर सिमिलर ग्रुप हैं सेम नेचर की, ठीक है, तो ट्रांस में 0 आना है, सिस में ज्यादा आना, तो सिस ज्यादा होगा किससे? ट्रांस से। अगर डिफरेंट नेचर के हैं तो फिर ट्रांस ज्यादा होगा किससे? सिस से। देखो यस सर। यस ठीक है, तो यही पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखना है कि तो कौन किससे डिफरेंट ज्यादा नेचर होगा, में किससे सर क्या होगा? ट्रांस ज्यादा है ना। देखो ये फर्स्ट में ट्रांस लिखा है ना हमने, ऊपर में फर्स्ट में सिस और हाँ दूसरे में सर, ट्रांस हाँ। लिखा है। हाँ, इसमें हमने पहले में ट्रांस और दूसरे में सिस लिख रखा है। ठीक, ठीक है यस बच्चा, सर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो डाइपोल मोमेंट के कुछ और क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चंस और हम करेंगे, कंपैरिजन वाले करेंगे। ठीक है, कर लीजिए, एक क्वेश्चन और एटलीस्ट लिख लीजिए। वैसे तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ही रखी है। हम केमिकल बॉन्डिंग में जो आपने मैक्सिमम एग्जांपल्स ले रखे हैं, मतलब इनऑर्गेनिक वाले नहीं ले रहे हैं, हम केवल ऑर्गेनिक वाले ही ले रहे हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक का जो पढ़ाया जा रहा है वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक वाले नहीं पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि देखो हम ऑर्गेनिक में पढ़ा चुके हैं या ऑर्गेनिक वालों ने पढ़ा दिया है, तो हम उनको नहीं पढ़ाएंगे, हम केवल और केवल किसको पढ़ाएंगे? इनऑर्गेनिक वालों को पढ़ाएंगे। ठीक है, बताओ इसमें क्या आएगा? OH OH कॉमन है, यस। तो इसके बेसिस पे दिखा दो, ये माइनस सेम है, ये भी माइनस सेम है, और ये माइनस आई, ये तो पुराना वाला हो गया ना, अभी जो लास्ट में किया था। सबसे ज्यादा ये, फिर ये हो जाएगा। यस सर।